गाइज आज मैं आपको एक ऐसे प्लेनेट के बारे में बताने वाला हूँ जो शायद हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद है, लेकिन अभी तक किसी ने इसे देखा नहीं है। और सबसे क्रेजी बात यह है कि ये प्लेनेट अर्थ से 10 गुना ज्यादा मैसिव हो सकता है और नेपच्यून की ऑर्बिट से भी 20 गुना ज्यादा दूर अपने सूरज के चक्कर लगा रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं प्लेनेट 9 के बारे में, जो एक मिस्ट्री बना हुआ है पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए। और इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, जब हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट हुआ करते थे। देखो, बात शुरू होती है सन 2006 से, जब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया और प्लूटो को प्लैनेट की लिस्ट से बाहर कर दिया, क्योंकि वो प्लैनेट बनने के 3 मेन क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पा रहा था। पहला क्राइटेरिया ये था कि किसी भी प्लैनेट को सूरज के अराउंड ऑर्बिट करना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया ये था कि उसका शेप राउंड होना चाहिए, क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट काफी मैसिव हो जाता है तो उसकी ग्रेविटी उसे राउंड शेप में मोल्ड कर देती है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये था कि उस प्लैनेट ने अपने ऑर्बिट के अराउंड के एरिया को क्लियर कर दिया हो, यानी कि अपनी ग्रेविटी की मदद से उसने अपने रास्ते में आने वाले सभी एस्टेरॉइड्स और दूसरे छोटे ऑब्जेक्ट्स को या तो अपने में मर्ज कर लिया हो या फिर उन्हें दूर भगा दिया हो। अब प्लूटो पहले 2 क्राइटेरिया को तो पूरा करता था, लेकिन तीसरे क्राइटेरिया में वो फेल हो गया, क्योंकि प्लूटो काफी छोटा था और उसके ऑर्बिट के अराउंड काइपर बेल्ट में हजारों ऐसे ऑब्जेक्ट्स मौजूद थे जो अभी भी वहां घूम रहे थे। इसलिए साइंटिस्ट्स ने प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया और हमारे सोलर सिस्टम में 9 की जगह 8 प्लैनेट रह गए। लेकिन यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती है, बल्कि असली मिस्ट्री यहीं से शुरू होती है। क्योंकि जब एस्ट्रोनॉमर्स ने काइपर बेल्ट को और डिटेल में स्टडी करना शुरू किया तो उन्होंने कुछ बहुत ही अजीब चीजें नोटिस की। देखो, काइपर बेल्ट एक रीजन है जो नेपच्यून की ऑर्बिट के बाद शुरू होता है, और ये एस्टेरॉइड बेल्ट की तरह ही है, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा और ज्यादा मैसिव। इसमें लाखों आईसी बॉडीज हैं जो सूरज के चक्कर लगा रहे हैं, और इन्हीं में से एक था हमारा प्लूटो। अब जब साइंटिस्ट्स ने इन काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स की ऑर्बिट्स को स्टडी किया तो उन्हें एक पैटर्न दिखा जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। साइंटिस्ट्स ने देखा कि कुछ खास काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स की ऑर्बिट्स एक ही डायरेक्शन में झुकी हुई थीं, और ये सभी अपनी ऑर्बिट में एक ही टाइम पर एक ही साइड पर आ रहे थे। मतलब ये कोई रैंडम चीज नहीं थी, बल्कि कुछ तो था जो इन सभी को एक साथ इन्फ्लुएंस कर रहा था। सन 2016 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के 2 साइंटिस्ट्स कॉन्स्टेंटिन बैटिजन और माइक ब्राउन ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि इन अजीब ऑर्बिट्स की एक ही एक्सप्लेनेशन हो सकती है, और वो ये कि हमारे सोलर सिस्टम में कहीं दूर एक 9th प्लैनेट मौजूद है जो अपनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी से इन काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब ये सुनने में भले ही साइंस फिक्शन लगे, लेकिन इनके पास काफी सॉलिड मैथमेटिकल एविडेंस थे। देखो, जब आप किसी प्लैनेट की ऑर्बिट को कैलकुलेट करते हो तो आपको सिर्फ उसकी पोजीशन नहीं, बल्कि उस पर लग रहे सभी ग्रेविटेशनल फोर्सेस को भी ध्यान में रखना पड़ता है। अब अगर आप काइपर बेल्ट के 6 स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स को देखो तो इन सभी की ऑर्बिट्स एक दूसरे से इतनी सिमिलर हैं कि ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। बैटिजन और ब्राउन ने कंप्यूटर सिमुलेशंस चलाए और पाया कि अगर एक मैसिव प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम के आउटर रीजन में मौजूद हो तो वो बिल्कुल ऐसी ही ऑर्बिटल पैटर्न क्रिएट कर सकता है। अब यहाँ सवाल ये आता है कि ये प्लैनेट 9 होगा कैसा। साइंटिस्ट्स के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ये प्लैनेट अर्थ से 5 से 10 गुना ज्यादा मैसिव होगा और साइज में नेपच्यून के बराबर या थोड़ा छोटा हो सकता है। इसका मतलब ये एक आइस जायंट होगा, बिल्कुल नेपच्यून और यूरेनस की तरह। लेकिन सबसे क्रेजी बात यह है कि इसकी डिस्टेंस सूरज से इतनी ज्यादा है कि इसे एक कंप्लीट ऑर्बिट करने में 10,000 से 20,000 साल लग सकते हैं। जरा सोचो, एक ऐसा प्लैनेट जो इतना दूर है कि उसे सूरज का एक चक्कर लगाने में 20,000 साल लग जाते हैं। मतलब जब डायनासोर्स पृथ्वी पर घूम रहे थे तब से अगर ये प्लैनेट अपनी जर्नी शुरू करता तो अभी तक सिर्फ 1 या 2 राउंड ही कंप्लीट कर पाता। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर ये प्लैनेट सच में एग्जिस्ट करता है तो हमने इसे अभी तक क्यों नहीं देखा। देखो, इसके पीछे कई रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन तो ये है कि ये प्लैनेट सूरज से इतना दूर है कि इस तक पहुंचने वाली सनलाइट बहुत ही कम है, और जो थोड़ी बहुत लाइट इस प्लैनेट पर पड़ती भी है वो इतनी वीक होती है कि उसका रिफ्लेक्शन हमारे टेलीस्कोप्स तक नहीं पहुंच पाता। दूसरा रीजन ये है कि हमारा स्काई बहुत बड़ा है और हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि इस प्लैनेट को किस डायरेक्शन में सर्च करना चाहिए। ये ऐसा है जैसे आप एक फुटबॉल फील्ड के साइज के अंधेरे कमरे में एक छोटी सी मोमबत्ती ढूंढ रहे हैं और आपको पता भी नहीं है कि वो किस कॉर्नर में है। तीसरा रीजन ये है कि ये प्लैनेट अपनी ऑर्बिट में बहुत स्लो मूव कर रहा है, इसलिए जब हम स्काई के एक पर्टिकुलर सेक्शन को अलग अलग टाइम पर देखते हैं तो बाकी स्टार्स तो स्टेशनरी दिखते हैं और मूविंग ऑब्जेक्ट्स जल्दी से स्पॉट हो जाते हैं, लेकिन प्लैनेट 9 इतना स्लो मूव करता है कि वो भी स्टार्स जैसा ही दिखता होगा।
लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स हार नहीं मान रहे हैं और पिछले कुछ सालों में कई बार ऐसा हुआ है जब साइंटिस्ट्स को लगा कि शायद उन्हें प्लैनेट 9 मिल गया है, लेकिन हर बार वो कुछ और निकला। कभी वो कोई डिस्टेंट स्टार होता है, कभी कोई गैलेक्सी, तो कभी कोई काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन इससे साइंटिस्ट्स ने हार नहीं मानी है और अब उनके पास बेहतर टूल्स हैं, जैसे कि वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी जो चिली में बन रहा है और जल्द ही ऑपरेशनल हो जाएगा। ये टेलीस्कोप पूरे स्काई को हर कुछ दिनों में स्कैन करेगा और फेंट ऑब्जेक्ट्स को भी डिटेक्ट कर सकता है। तो अगर प्लैनेट 9 सच में मौजूद है तो ये टेलीस्कोप उसे ढूंढ सकता है। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि अगर प्लैनेट 9 एग्जिस्ट करता है तो वो वहां पहुंचा कैसे? क्योंकि साइंटिस्ट्स के थ्योरी के अकॉर्डिंग प्लैनेट्स बनते हैं प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क से, जो स्टार के अराउंड होती है, और जितना दूर आप जाओगे उतना कम मटेरियल होगा प्लैनेट बनाने के लिए। तो फिर इतना मैसिव प्लैनेट इतनी दूर कैसे बना? इसके लिए साइंटिस्ट्स के पास दो मेन थ्योरीज हैं। फर्स्ट थ्योरी ये कहती है कि शायद ये प्लैनेट असल में हमारे सोलर सिस्टम के इनर रीजन में बना था, जहां बाकी गैस जायंट्स जैसे जुपिटर और सैटर्न हैं। लेकिन अर्ली डेज में जब सोलर सिस्टम अभी सेटल हो रहा था, तब ग्रेविटेशनल इंटरैक्शंस की वजह से ये प्लैनेट बाहर की तरफ थ्रो हो गया और अब वो इतनी दूर की ऑर्बिट में फंस गया है। दूसरी थ्योरी थोड़ी ज्यादा एक्साइटिंग है। इसके अकॉर्डिंग प्लैनेट 9 असल में हमारे सोलर सिस्टम का मेंबर नहीं था, बल्कि ये किसी दूसरे स्टार सिस्टम से बिलोंग करता था। लेकिन जब हमारा सोलर सिस्टम यंग था, तब वो किसी दूसरे स्टार के काफी क्लोज से पास हुआ होगा और उस टाइम हमारे सूरज की ग्रेविटी ने उस स्टार सिस्टम से इस प्लैनेट को कैप्चर कर लिया होगा और अब ये हमारा पार्ट है। दोनों ही थ्योरीज पॉसिबल हैं और दोनों का अपना एविडेंस है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता? क्या ये पॉसिबल है कि असल में कोई प्लैनेट 9 है ही नहीं और बस काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स की ऑर्बिट्स रैंडमली ऐसी हो गई हैं? तो इसका आंसर है कि हाँ, ये पॉसिबल है, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। कुछ साइंटिस्ट्स ने ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस भी दिए हैं, जैसे कि शायद वहाँ एक प्लैनेट की जगह कई सारे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं जो मिलकर ऐसा ग्रेविटेशनल इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, या फिर शायद वहाँ एक प्राइमोर्डियल ब्लैक होल है जो बिग बैंग के टाइम बना था और अब हमारे सोलर सिस्टम में ट्रैप्ड है। लेकिन ये आइडियाज प्लैनेट 9 के आइडिया से भी ज्यादा स्पेक्युलेटिव हैं, इसलिए ज्यादातर साइंटिस्ट अभी भी प्लैनेट 9 की सर्च पर फोकस्ड हैं। इस पूरी सर्च में सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि हम हिस्ट्री बनते हुए देख रहे हैं। अगर प्लैनेट 9 डिस्कवर होता है तो ये एस्ट्रोनॉमी में एक मेजर डिस्कवरी होगी, क्योंकि लास्ट टाइम हमने अपने सोलर सिस्टम में कोई मेजर प्लैनेट डिस्कवर किया था वो था नेपट्यून, सन 1846 में, यानी कि लगभग 150 साल पहले। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि नेपट्यून भी मैथमेटिकली प्रेडिक्ट किया गया था उसे डायरेक्टली देखने से पहले, बिल्कुल प्लैनेट 9 की तरह। उस टाइम एस्ट्रोनॉमर्स ने नोटिस किया था कि यूरेनस की ऑर्बिट में कुछ अनएक्सप्लेन्ड इररेगुलरिटीज हैं और फिर मैथ की मदद से उन्होंने कैलकुलेट किया कि एक और प्लैनेट होना चाहिए। और जब उन्होंने उस कैलकुलेटेड पोजीशन पर टेलीस्कोप पॉइंट किया तो वहां उन्हें नेपट्यून मिल गया। तो हिस्ट्री रिपीट हो रही है और शायद हम फिर से ऐसी ही डिस्कवरी के कगार पर हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि प्लैनेट 9 को एक्चुअली फाइंड किया जाए, क्योंकि मैथमेटिकल एविडेंस काफी स्ट्रांग है, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के बिना हम कंफर्म नहीं कर सकते। हाल ही में कुछ स्टडीज आई हैं जिनमें साइंटिस्ट्स ने प्लैनेट 9 की पॉसिबल लोकेशन को थोड़ा और नैरो डाउन किया है। उनके अकॉर्डिंग अगर ये प्लैनेट एग्जिस्ट करता है तो वो शायद अभी अपने ऑर्बिट के उस पॉइंट पर है जो सूरज से सबसे दूर है, जिसे हम एपहीलियन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि वो अभी मैक्सिमम डिस्टेंस पर है, जो इसे और भी ज्यादा फेंट और हार्ड टू डिटेक्ट बनाता है। लेकिन अगले कुछ सालों में जैसे जैसे वो अपनी ऑर्बिट में मूव करेगा, वो सूरज के थोड़ा करीब आएगा और तब उसे डिटेक्ट करना थोड़ा आसान हो जाएगा। कुछ साइंटिस्ट ने सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए हैं, जिसमें नॉर्मल लोग भी प्लैनेट 9 की सर्च में हेल्प कर सकते हैं। इन प्रोजेक्ट्स में टेलीस्कोप से ली गई हजारों इमेजेस को वॉलंटियर्स देखते हैं और उनमें किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कभी-कभी ह्यूमन आई कंप्यूटर एल्गोरिथम से बेहतर पैटर्न्स को स्पॉट कर लेती है। तो अगर आप भी इस हिस्टोरिक डिस्कवरी का पार्ट बनना चाहते हो तो आप भी इन प्रोजेक्ट्स को ज्वाइन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, प्लैनेट 9 की स्टोरी हमें ये बताती है कि हमारा सोलर सिस्टम अभी भी कितना मिस्टीरियस है और हमें अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। ये बात काफी माइंड ब्लोइंग है कि हम स्पेस में अरबों लाइट ईयर्स दूर की गैलेक्सीज को तो देख सकते हैं, लेकिन हमारे अपने सोलर सिस्टम में शायद एक पूरा प्लैनेट छुपा हुआ है जिसे हम अभी तक नहीं ढूंढ पाए हैं। और ये बात हमें हम्बल बनाती है और साथ ही एक्साइटेड भी, क्योंकि कौन जानता है कि अगले कुछ सालों में क्या डिस्कवरीज होने वाली हैं। शायद हम प्लैनेट 9 को फाइंड कर लें, या शायद हमें कुछ और भी क्रेजी चीज मिल जाए जो हमारी सोलर सिस्टम की समझ को कंप्लीटली चेंज कर दे। साइंस में ऐसा बहुत बार हुआ है जब हम
एक चीज को ढूंढने निकले थे और हमें कुछ और ही मिल गया जो उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। तो लेट्स सी प्लैनेट 9 की सर्च हमें कहां ले जाती है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला है तो एक लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ताकि आने वाली हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है प्लैनेट 9 एग्जिस्ट करता है या नहीं, और अगर करता है तो हम उसे कब तक ढूंढ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग और जय हिंद।